देखो गाइस, रैंक लाने के लिए नंबर 1 इज सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्वयं पे विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है। नंबर 2 इज कंसिस्टेंट एफर्ट्स। अगर किसी भी चीज में कुछ एडिशन हुआ है तो पैरेलली डिलीशन भी हुआ है। अगर आप लोग अपना अटेम्प्ट प्लान कर रहे हैं, इट हैज टू बी बोथ ग्रुप्स राइट नाउ। अगर आपको दोनों ग्रुप प्लान करने हैं तो आपको साथ साथ जो हम पढ़ा रहे हैं वो साथ साथ आपको घर पे रिवाइज करना है। रिवाइज योर क्लास वर्क, डू योर होमवर्क, बी कंसिस्टेंट, हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, हैव अ वेरी गुड रिवीजन प्लान आफ्टर द क्लासेस आर ओवर। अगर आपको लगता है आपकी राइटिंग प्रैक्टिस जरूरत से ज्यादा वीक है, बेसिक कम्युनिकेशन लैक करती है, बेसिक राइटिंग स्किल्स में आपको दिक्कत है, फिर आप घर पर 15-20 मिनट, हाफ एन आवर एक्स्ट्रा डिवोट करोगे टू राइट डाउन दोस आंसर्स। अगर मैं रैंक सोच रहा हूं और मैं इंडिया में सब बच्चों में सबसे आगे होना चाहता हूं, तो मेरी मेहनत भी सबसे आगे होनी चाहिए। हम लोग सारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, फोकस ऑन द सब्जेक्ट, इसीलिए आपको यहाँ पर बेस्ट जो है गाइडेंस मिल रही है। तो आप लोगों के जो ब्रॉड कंसर्न्स हैं जो हमारे पास आते हैं, लेट मी जस्ट नोट देम डाउन ओवर हियर। नंबर 1, डेली बेसिस पे हमें क्या रिवीजन करनी है। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड यू वेक अप एट 5:30, मोटा मोटा 5:30 हमने सेटल कर लिया है, ठीक है ठीक है। एवरेज बेसिस पे जो लक्ष्मी नगर वाले वो 7:15 उठते हैं, ठीक है। इसके बाद डेली बेसिस की रिवीजन है, इसको कैसे टेकअप करना है पैरेलली। इसके बाद आपका ये पॉइंट आता है दैट इफ आई एम गिविंग एग्जाम्स इन May 24, सो हाउ शुड आई प्लान माय अटेम्प्ट, शुड आई गो फॉर ग्रुप 1 या शुड आई गो फॉर बोथ ग्रुप्स, ठीक है। एंड इफ आई हैव टू स्कोर ऑल इंडिया रैंक, इसके लिए क्या करें, ठीक है। और कोई कंसर्न आपके माइंड में, वैलिड कंसर्न, कोई और चीज दैट आई शुड नोट डाउन ओवर हियर ताकि वो हमारा एड्रेस हो जाए। हाँ जी, रिवीजन कैसे करें बेटा, मैंने उस पॉइंट को इसमें लिख लिया कि डेली बेसिस पे। अभी हम जो रिवीजन की बात करेंगे, जो डेली बेसिस पे हमारा क्लास में चल रहा है उसको कैसे रिवाइज करें वो बात है। एज एंड व्हेन जब मेरा सब्जेक्ट थोड़ी सी पकड़ लेगा, कंटेंट बढ़ेगा, तो कैसे रिवाइज करें उसके बारे में बात करते हैं। मेन आई कैन सी दीज 3 पॉइंट्स है जिन पॉइंट्स को हमें एड्रेस करना है, ठीक है। यू नो मी, यू नो ऑल द अदर फैकल्टीज हु आर ओवर हियर, नोबडी नीड्स एन इंट्रोडक्शन, सो वी कैन स्टार्ट विद द डिस्कशन। सर, सबसे पहली चीज डेली रिवीजन। तो डेली रिवीजन में गाइस देखो, आपकी डेली में 3 क्लासेस हो रही हैं। एक टैक्सेशन डेली है, एक लॉ, और एक तीसरा जो है या तो सीएमए है या अकाउंट्स है। तो पहली चीज तो लेट्स टेक अप दिस थिंग कि सिंगल ग्रुप देना चाहिए, बोथ ग्रुप देना चाहिए। हर्ष सर, पहले आप बताओ इस बारे में, रिवीजन के रिगार्ड में थोड़ा सा मैं ऐड करता हूँ। आई गेस इट्स अ नो ब्रेनर नाउ। सब बच्चों को कितना ग्रुप देना है आई गेस सबको पता ही है। मैं क्या बेटा, बोथ ग्रुप्स। आई गेस कोई चॉइस या कुछ थॉट थ्रू करने का जरूरत ही नहीं है। जितना क्वांटम ऑफ टाइम आपको यहाँ पर मिला हुआ है, बड़े स्मूथली आपकी May 24 के दोनों ग्रुप की तैयारी हो जाएगी। तो दोनों ग्रुप की ही तैयारी करनी है। और जब भी बेटा दोनों ग्रुप की तैयारी करते हो और दोनों ग्रुप आप एक साथ दोगे, तो आपके माइंड में एक विजन बड़ा क्लियर होना चाहिए किस चीज का, रैंक। बेटा बोथ ग्रुप्स मतलब रैंक, तो आपको तैयारी रैंक के हिसाब से ही करनी है। तो सर आई गेस उसके लिए तो किसी बच्चे के मन में अभी भी बोथ ग्रुप्स को लेकर डाउट हो, कोई सिंगल ग्रुप के लिए May 24 आ रहा हो, प्लीज एक बार ऑनेस्टली बताए। पूरी क्लास ही May 24 बोथ ग्रुप्स दे रही है। चलो 1-2 बच्चे लास्ट में जरूर है जो सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हैं। चलिए आपसे भी सेपरेटली हम बात करेंगे, बट हाँ से 98% से ज्यादा क्लास सर बोथ ग्रुप्स के लिए जा रही है। वैसे आज की डेट में बोथ ग्रुप्स बात नहीं करनी चाहिए, 6 पेपर करनी चाहिए। 6 पेपर्स आर देयर इज नो ग्रुप सीन, क्योंकि आपकी आर्टिकलशिप भी उसी के बाद शुरू होनी है। तो दिस डज नॉट मेक एनी सेंस दैट यू गिव 3 पेपर्स इन दीज मेनी नंबर ऑफ मंथ्स, doesn't make any sense. एक काम करना यार, स्क्रीन मेरे पास साथ में रखना ताकि आई कैन जस्ट टेल यू द टाइमलाइंस पे। सिलेबस जो चेंज हुआ है ना, उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ये माइंड में रखना है। अर्लियर जो हमारे पास स्कीम हुआ करती थी, दैट स्कीम सेड दैट इफ यू क्लियर ग्रुप 1 यू कैन स्टार्ट योर आर्टिकलशिप। और आपका जो फाइनल का अटेम्प्ट होता है ना, जो आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट है, दैट इज नॉट लिंक्ड कि आपने इंटर के पेपर कब दिए हैं, दैट इज लिंक्ड विद द फैक्ट कि आपकी आर्टिकलशिप कब स्टार्ट हुई है, कि आपकी किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई है। उसके बेसिस पे आपका फाइनल का जो अटेम्प्ट है वो अटेम्प्ट डिसाइड किया जाता है। पहले क्या होता था, अगर मैंने ग्रुप 1 भी पास कर लिया तो मैं अपनी आर्टिकलशिप को स्टार्ट कर सकता था। और पहले ग्रुप 1 के अंदर भी हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स होते थे। और आप एक चीज देखिए, जिस टाइम पे आप फाउंडेशन में पास हुए उसी के बाद आपको अगला अटेम्प्ट में प्लान करना है। उतने ही टाइम पीरियड में पहले आपको 8 सब्जेक्ट करने होते थे और अब आपको उतने ही टाइम पीरियड में 6 सब्जेक्ट करने हैं। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपके कम हुए ही हुए हैं डेफिनेटली। और ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर सिलेबस को बहुत एक्सेसिव बढ़ा दिया हो। जो सिलेबस हमारा मोटा मोटा पहले कहा करता था वो था, अगर किसी भी चीज में कुछ एडिशन हुआ है तो पैरेलली डिलीशन भी हुआ है।
अगर हम ये सोचते हैं कि हमें May 24 में सिंगल ग्रुप देना है अंडर न्यू स्कीम, एक सिंगल ग्रुप के लिए हम जाते हैं, द प्रॉब्लम लाइज कि आप फिर अपना सेकंड ग्रुप जो है वो सेकंड ग्रुप November 24 में देंगे, और फिर आपकी आर्टिकलशिप कब स्टार्ट होगी? आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी जब आपका ग्रुप 2 का रिजल्ट भी क्या आ चुका होगा? पास आ गया। सो योर आर्टिकलशिप विल स्टार्ट वंस यू क्लियर बोथ ग्रुप्स ऑफ योर CA इंटरमीडिएट एग्जाम्स। तो इट इज अ कंप्लीट नो ब्रेनर कि आपको May 24 में अपने दोनों ग्रुप ही प्लान करने हैं। अगर आप सिंगल ग्रुप के बारे में सोचते हैं, यू विल बी फ्री विथ योर कोचिंग्स बाय एट द मोस्ट नवंबर एंड, या मे बी टैक्स में एक हफ्ता प्लस माइनस कर लेते हैं। उसके बाद आप सोचो 4 साढ़े 4 महीने घर पे बैठ के इतनी कौन सी रिवीजन करनी है हमें। सो 4 साढ़े 4 महीने अभी तो जिंदगी में लाइटली रखें, और बाद में जाके फिर हम अपनी आर्टिकलशिप को 6 महीने और आगे डिले करें। इट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। अगर आप लोग अपना अटेम्प्ट प्लान कर रहे हैं, इट हैज टू बी बोथ ग्रुप्स राइट नाउ, कि May 24 के लिए हमें दोनों ग्रुप्स करने हैं। हैविंग सेड दैट, अगर किसी का रेगुलर कॉलेज है, जैसे मेरे पास यहाँ पे है रेगुलर कॉलेज है, रेगुलर कॉलेज के केस में रिस्ट्रिक्शन क्या होती है? जब तक आपका कॉलेज खत्म नहीं होता है तब तक आप अपनी आर्टिकलशिप नहीं स्टार्ट कर सकते। अगर आप में से भी कोई है तो ये पॉइंट आपके लिए भी है कि अगर आपकी वो सिचुएशन है कि जहां पे आप रेगुलर कॉलेज में, आपको पता है आर्टिकलशिप स्टार्ट ही नहीं हो सकती है कॉलेज के टेन्योर के दौरान, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? आप पहले अपने कॉलेज के साथ साथ अपनी क्लासेस चलाओ। इन दैट केस यू कैन थिंक अबाउट ईदर गिविंग फर्स्ट ग्रुप इन May 24 एंड सेकंड इन November 24, बट मैं तो बोलूंगा अगर वो सिचुएशन है तो फिर आप दोनों ग्रुप अपने November 24 के हिसाब से प्लान करो, अगर आप रेगुलर कॉलेज को, ओनली फॉर रेगुलर कॉलेज, बिकॉज दे आर डूइंग 2 थिंग्स साइमल्टेनियसली। लेकिन आप में से मैक्सिमम लोग रेगुलर कॉलेज से नहीं हो, मैक्सिमम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से हो, तो यू हैव टू प्लान बोथ ग्रुप्स, एंड प्लानिंग बोथ ग्रुप्स मींस टेकिंग मैक्सिमम बर्डन राइट नाउ। ठीक है, अगर आपको हमेशा, मतलब चलो मैं उस चीज के बारे में इस वाले पॉइंट पे बात करूंगा कि अगर हमें रैंक लेके आनी है तो हमारा क्या थॉट प्रोसेस उस पर्सपेक्टिव होना चाहिए। पहले एक बार इस डिस्कशन को क्लोज कर लेते हैं कि शुड वी गो फॉर सिंगल ग्रुप या शुड वी गो फॉर बोथ ग्रुप्स। इफ यू आर अ रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट जहां पे आपकी आर्टिकलशिप अभी नहीं स्टार्ट हो पाएगी, देन यू कैन थिंक अबाउट गिविंग ग्रुप 1 एंड 2 इंडिविजुअली या बोथ ग्रुप्स इन November 24। अदरवाइज आप सबका टारगेट यही होना चाहिए कि मेरे को May 24 में दोनों ग्रुप्स देने हैं, और बहुत इजीली ये आराम से हो जाएंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, डेली बेसिस पे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो, डेली बेसिस की बात करी जाए तो आपको सबसे पहले तो सबसे बड़ा टारगेट ये बनाना है कि जो क्लास में आप करके जा रहे हो वो आपको किसी भी तरह नेक्स्ट क्लास से पहले रिवाइज करना है। आपको पता है हम चारों की प्रैक्टिस ये होती है कि जो भी हम क्लास में करवाते हैं वो क्लास के एंड में भी रिवाइज करवाते हैं, और नेक्स्ट क्लास के बिगिनिंग में भी वो रिवाइज होता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, राइट। लेकिन अगर वही चीज आप घर से रिवाइज करके आओगे तो जब नेक्स्ट डे रिवीजन होगी ना तो आपके कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप होंगे, राइट। तो अगर आप डेली बेसिस पे रिवीजन करते हो तो उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिंपल सी यार एक फंडा है, 2 घंटे डेली दे दो 12 दिन तक, तो कितने आवर्स हो गए? 24 आवर्स। अदरवाइज एक दिन पूरा 24 घंटे पढ़ लो। अब बताओ आपके हिसाब से कौन सा बेटर है? 2 आवर्स डेली देना, राइट। तो 2 आवर्स डेली अगर आप देते हो तो वही आपके लिए सबसे बेटर है। और आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से 2 आवर्स किस सब्जेक्ट के लिए देने हैं, यानी किस सब्जेक्ट्स में आपको 2 आवर्स देने हैं, किस में आपको 1 आवर देना है, किस में आपको 1.5 आवर देना है। ओवरऑल आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है और कितना टाइम आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है सब्जेक्ट्स के लिए, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। और डेली बेसिस पे रिवीजन करना आपके लिए जरूरी है। अदरवाइज ये क्या होगा, ये सारा कोर्स आपका पाइल अप होता जाएगा, आपका अपनी तरफ से रिवीजन नहीं होगा, हमारी तरफ से कोर्स खत्म हो जाएगा, बट आपकी तरफ से वो प्रॉब्लम रहेगा। पाइल अप करके लास्ट में जाओगे, लास्ट में जाके आपको ऐसा लगेगा कि यार अभी हम 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये 4 भी क्लियर नहीं हुए हैं, अभी 2 और पढ़ेंगे तो कैसे कवर होगा। उस टाइम पे आपका थॉट प्रोसेस होगा यार सिंगल ग्रुप ही चले जाते हैं, राइट। तो अगर आपको दोनों ग्रुप प्लान करने हैं तो आपको साथ साथ जो हम पढ़ा रहे हैं वो साथ साथ आपको घर पे रिवाइज करना है। अगर आप वो रिवाइज नहीं करोगे तो वो पाइल अप होता जाएगा। गाइस इसका, हाँ सॉरी, प्लीज इसका देखो फंडामेंटल ये है, जितनी क्लासेस आपकी डे में 3 क्लासेस हैं, उसके बाद व्हाट यू नीड टू स्पेयर इज मैक्सिमम, जिसे कहते हैं मैक्सिमम 3.5 आवर्स एट होम। मैक्सिमम 3.5 यार, इतना तो पढ़ना पड़ेगा यार। स्कूल में भी जाते थे आप, आपके स्कूल में भी 5 सब्जेक्ट्स थे मेरे ख्याल से, और आप पढ़ते थे, घर आके कोचिंग भी करते थे, उसके बाद भी कुछ ना कुछ होमवर्क वगैरह करना होता था। यू नीड टू डिवोट, घर जाके आपको 3.5 आवर्स, या जैसा भी यहाँ से लाइब्रेरी जाके 3.5 आवर्स टोटल, और वो 3.5 घंटे का बड़ा सिंपल जो फंडामेंटल है, उनमें से भाई 2 सब्जेक्ट्स अकाउंट्स या CMA एक सब्जेक्ट हो गया, टैक्सेशन दूसरा सब्जेक्ट हो गया, इन दोनों को मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे के आसपास लगेंगे। 3 आवर्स के आसपास इन 2 सब्जेक्ट्स को लगेंगे।
भाई होमवर्क भी होता है इनमें, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं 3 आवर्स, तो मोटा मोटा मान लो 1.5 घंटा या लेट्स से कभी 2 घंटा, किसी में 1.5 घंटा, ऐसा करके 3 आवर्स में ये 2। और लॉ का भी मेरा सर से डिस्कशन हो ही रहा था, हर्ष सर से। सर कह रहे थे कि भाई मैं इनको राइटिंग प्रैक्टिस क्लास में भी करा रहा हूं और घर के लिए मैं बोलता हूं, तो अल्टीमेटली या तो ये जैसे इवन ट्रैवलिंग टाइम, कई लोग दूर से आते हैं फेस टू फेस स्टूडेंट्स, तो वो लोग ट्रैवलिंग टाइम भी कर सकते हैं, साथ में घर पे अगर वो आधा घंटा भी देते हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो इट इज रियली पॉसिबल। लॉ आप ट्रैवलिंग टाइम आपके पास आधा घंटा कम से कम कन्वीनियंटली होता है। लॉ तो मेरा क्लास में याद हो जाएगा, आई गेस हो भी रहा होगा अगर आप मेरे साथ साथ रिवीजन करते हुए चलोगे। लॉ की मेरी गारंटी है, लॉ मैं तुम्हें याद करा दूंगा। तो इसलिए बस मेरे को बस हाफ एन आवर घर का वो अलग से आप डिवोट कर दिया करो, जहां पर आप अलग से जाकर बस जितना पढ़ा उसको रिवाइज कर रहे हो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय उस बच्चे को डिवोट करना पड़ेगा जो राइटिंग प्रैक्टिस में लैक करता है। अगर आपको लगता है आपकी राइटिंग प्रैक्टिस जरूरत से ज्यादा वीक है, बेसिक कम्युनिकेशन लैक करती है, बेसिक राइटिंग स्किल्स में आपको दिक्कत है, फिर आप घर पर 15-20 मिनट, हाफ एन आवर एक्स्ट्रा डिवोट करोगे टू राइट डाउन दोस आंसर्स। एंड एक चीज और कहूंगा बेटा, कोचिंग्स सिर्फ आप कर रहे हो, ऑलमोस्ट सारे ही सी एंटर के बच्चे करते हैं। सारे सुबह सब उठते हैं, 9-9 घंटे की कोचिंग सब कर रहे हैं। तो रिजल्ट ज्यादा बेटर किसका आएगा? जो 9 घंटे की कोचिंग के बाद कुछ एक्स्ट्रा करता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ 9 आवर्स की कोचिंग मैंने कर ले दैट इज सफिशिएंट, वो तो बेटा हर कोई कर रहा है। अगर आपको सबसे आउटस्टैंड करना है, आप ऑल इंडिया लेवल पर कंपीट कर रहे हो और आपको उनको डॉज करते हुए आगे जाना है, तो घर जाकर के आपको खुद को बोलना पड़ेगा, नहीं मेरे को अभी रेस्ट इंटरवल नहीं चाहिए, मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। दैट इज, अगर मैं रैंक सोच रहा हूं और मैं इंडिया में सब बच्चों में सबसे आगे होना चाहता हूं, तो मेरी मेहनत भी सबसे आगे होनी चाहिए। तो वो चीज आपको खुद को बोलते हुए चलना पड़ेगा और उस तरीके से खुद को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते चलना पड़ेगा कि जी मेरी मेहनत किसी भी लिहाज से कम नहीं होगी। तो वो एक्स्ट्रा टाइम आप घर पर डिवोट करो। मैं ये कहता हूं बेटा, आप बहुत मेहनत ऑलरेडी करते हो, सुबह इतनी जल्दी उठते हो, बैक टू बैक क्लासेस करते हो, बहुत ही मिनिमल ब्रेक्स आपको मिल पाते हैं, तो उस एफर्ट को मल्टीप्लाई करना घर जाकर। अगर आप घर पर जाकर 2-3 घंटे एक्स्ट्रा डिवोट करते हो, पूरे दिन की मेहनत मल्टीप्लाई हो जाएगी। वो 2-3 घंटे आप डिवोट नहीं करते हो और आप बिल्कुल भी घर जाकर सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, तो वो आपकी डिवाइड हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई करने के लिए घर पर थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, एंड आई एम श्योर आप सारे बच्चे वो एफर्ट जरूर लगाओगे। इस पॉइंट में मैं ऐड करना चाहूंगा कि लेट अस टॉक सब्जेक्ट स्पेसिफिक। कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए होती है तो इट इज़ ऑलवेज सब्जेक्ट स्पेसिफिक। हर सब्जेक्ट अपने आप में एक अलग तरह से चलता है, उसके अंदर कोर्स कंटेंट अलग होता है, उसका डिफिकल्टी लेवल अलग होता है। तो आपको अपने शेड्यूल को चॉक डाउन करना पड़ेगा इस तरह से कि मेरे को एक सब्जेक्ट पे घर जाके कितना टाइम देने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट लॉ। लॉ के सब्जेक्ट में जैसे सर ने कहा, इट इज़ लार्जली अ थ्योरेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट जहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस रहते हैं। आपको घर जाके लॉ के अंदर कोई बहुत एक्सेसिव क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस नहीं करनी है, तो उस पे जो आपको टाइम देना है दैट टाइम विल बी कंपैरेटिवली लेस एज कंपेयर टू टाइम जो आप टैक्स पे दोगे, कॉस्ट पे दोगे, अकाउंटेंसी पे दोगे। आपसे लॉ में बस ये एक्सपेक्टेड है कि आपको जो क्लास में पढ़ाया गया है वो आप घर जाके तरीके से एक बार रिवाइज कर लीजिए। लॉ की बुक के साथ भी आपके पास एडवांटेज ये रहता है कि आपका सारा का सारा लॉ बुक के अंदर लिखा हुआ है, कुछ भी एडिशनल नोटिंग है वो भी बुक के अंदर है। आप में से जो भी लोग मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, आप अपने ट्रैवलिंग टाइम को इस्तेमाल करके उसके कंटेंट को देख सकते हैं। हाँ, चैप्टर खत्म होने के बाद जो भी सर टेस्ट लेते हैं उसको बहुत सिंसियरली अटेंड करना है और पैरेलली इसके बाद रेगुलर बेसिस पे रिटन प्रैक्टिस करनी है। रिटन प्रैक्टिस इनिशियली सबको करनी है बिकॉज आंसर लिखना सब लोगों के लिए एक नई चीज है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने आंसर्स को चेक करवाओगे, अगर आपको एक पॉजिटिव रिव्यू सर के एंड से मिल गए, आप उसकी क्वांटिटी जो आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो उसको ग्रेजुअली कम कर सकते हो। जिसके रिटन प्रैक्टिस में अभी भी कुछ कमियां हैं, डेफिशिएंसीज है, तो उसको थोड़ा सा उसे बढ़ाना रहेगा। तो लॉ के लिए डेली बेसिस पे नोबडी इज एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू कि आप हाफ एन आवर से ज्यादा लगाओ। विद रिस्पेक्ट टू टैक्स, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू गिव मोर देन 1 आवर एट होम। आपके सामने 15 दिन क्लास हो गई है स्टार्ट होते हुए। आपको जो क्लास में पढ़ाया गया है अगर वो आपको घर पे जाके रिवाइज करना हो, आई विल से हार्डली 20-25 मिनट्स, 20 से 25 मिनट में आपके सारे के सारे प्रोविजंस जो क्लास में हो चुके हैं वो आपके रिवाइज हो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे होमवर्क थोड़ा सा ज्यादा होता है, कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे होमवर्क कंपैरेटिवली काफी कम होता है। तो मैं होमवर्क को इस तरह से बैलेंस आउट करता हूं कि जिस दिन मेरे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का होमवर्क है देने के लिए, उस दिन मैं आपको कोई रिटर्न प्रैक्टिस करने के लिए नहीं बोलता कि आंसर नहीं लिखना है। जैसे आज मैंने कोई आपको आंसर लिखने के लिए नहीं बोला क्योंकि मैंने आपको 4 से 5 प्रैक्टिकल सम्स होमवर्क में दिए। कल मैंने आपको खाली एक प्रैक्टिकल सम होमवर्क में दिया था, इसीलिए मैंने आपसे एक्सपेक्ट किया था कि आप आंसर लिख के लेके आएंगे। ये बैलेंसिंग एक्ट आपको मेरी तरफ से मिलता रहेगा। मैं आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप 1 घंटे से ज्यादा मेरे सब्जेक्ट पे देंगे, बट मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप कहेंगे कल क्लास में पढ़ा देंगे, अपने आप रिवाइज करा देंगे, तब की तब देख लेंगे। वो वाला एटीट्यूड भी मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता। प्लीज अंडरस्टैंड, सिलेबस ज्यादा है, रेगुलर बेसिस पे वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। पुराने वाली चीजों की जहां जहां रिक्वायरमेंट आएगी वहां पे हम उनको रेफर करते रहते हैं। क्लास में रिवीजन भी करते हैं, तो कई बार सिर्फ पिछली क्लास की नहीं, पिछले 2 से 3 क्लास की रिवीजन करते हैं। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप लोगों से भी कोऑपरेशन चाहिए कि आप भी अपना एफर्ट ये मेंटेन करते रखें।
संडेज हम पर्पसफुली ऑफ इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि संडेज पे हम आपके टेस्ट रख सकें। अभी टैक्सेशन के अंदर ये मेरे पास एक प्रॉपर चैप्टर है जो मैंने भी स्टार्ट किया हुआ है, तो अभी आपके जो संडेज हुआ करेंगे उन पे फिर हम टेस्ट रखेंगे और उनको डिस्कस भी करेंगे किस तरह से हमें उन्हें अटेंड करना है कि नहीं करना है। जब तक आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। और ऐसा नहीं है कि कोई भी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको मशीन की तरह काम करना है। संडे के अंदर आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए निकाल सकते हैं, कोई मारामारी नहीं है। बस आप मंडे टू सैटरडे बहुत डिसिप्लिन रहिए, फिर संडे आप मान के चलिए आपका हाफ डे ऑफ रहेगा मोटा मोटा फॉर द टाइम। तो ये मंडे टू सैटरडे अगर आप डिसिप्लिन तरीके से चलते हैं तो आपको संडे में अपने लिए टाइम मिलेगा पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए। और आप मंडे टू सैटरडे में अपने काम से पीछे हटते हैं, फिर आपका काम जो है बैकलॉग इंक्रीज हो जाएगा, फिर पता चलेगा संडे को वही काम क्लोज होगा, फिर आप कहोगे हमें तो एक भी दिन ऑफ नहीं मिला, हमारी तो कॉन्टिन्यूस क्लास। आपको अपना शेड्यूल अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। रही बात सीएमए और अकाउंट्स की, तो सीएमए और अकाउंट्स थोड़े से ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पे मे बी इट इज रिक्वायर्ड कि आप 1 से 1.5 घंटा रेगुलर बेसिस पे अपना काम करें, डिपेंडिंग अपॉन आपको जो होमवर्क दिया जाए। तो इन टोटलिटी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू कि आप घर जाके 2.5 से 3 घंटे से ज्यादा आपको टाइम देना है। इतना मिनिमम टाइम आपको देना पड़ेगा। कोई पास से आता है वो 6 बजे तक घर पहुंच जाता है, कोई दूर से आता है 7 बजे तक आप घर पहुंच जाते हो, तब भी मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप 2.5 से 3 घंटा घर पे दे सकते हैं। जल्दी कोई नहीं सोता है, मेरे को ही पता है, ठीक है। सब रात की सबकी इंस्टा की रीलें चल रही होती है, सब चल रहा होता है। 11 बजे से पहले तो कोई नहीं सोता है, 11 भी मैंने जल्दी बोल दिया है। सर जब कह रहे हैं ना हाफ एन आवर 1 आवर पर सब्जेक्ट, बेटा वो ध्यान रखना इफेक्टिव स्टडीज है। ऐसा नहीं पैरेलली आपका इंस्टा स्नैप सब चल रहा है और आप पढ़ाई भी कर रहे हो, वो आपकी इफेक्टिव स्टडीज नहीं होंगी। तो सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं कि मैं 3 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अब आप प्रोफेशनल लेवल पर आ चुके हो, आपको किसी और को दिखाने के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, जो पढ़ाई करनी है खुद के लिए करनी है, तो इसलिए खुद को वो बोलते हुए पढ़ाई करिएगा। चलो नाउ टेकिंग द डिस्कशन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, ऑल इंडिया रैंक। एंड आई गेस इसका बेस्ट आंसर या तो कालदा सर दे सकते हैं क्योंकि इन्होंने इतने सारे रैंकर्स निकाले हैं, या हमारे विजेंद्र सर दे सकते हैं जिन्होंने 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 स्कोर करी है। नहीं, विजेंद्र सर से बेटर कैसा कोई आंसर दे पाएगा। चलो पहले विजेंद्र सर से टिप्स लेते हैं। चलो सर से चलिए सर, पहले आपकी तरफ से टिप्स कि रैंक कैसे लाई जाए। देखो गाइस, रैंक लाने के लिए नंबर 1 इज सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्वयं पे विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 इज सेल्फ बिलीफ, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। नंबर 2 इज कंसिस्टेंट एफर्ट्स। आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी मिले हुए हैं, बेस्ट गाइडेंस आपको मिल रही है, आपके पास स्वयं रैंक होल्डर्स हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए। हम लोग यहाँ पर देखो, वी बिलीव इन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। आई पर्सनली बिलीव इन दैट। मैंने आज सेशन में सुबह बोला भी था, कॉस्ट एफएम सर लोग ने कॉस्ट एफएम ही पढ़ा था जब जिस जमाने में पढ़ा था। कॉस्ट एफएम वाज वन सब्जेक्ट फॉर 15 years. Cost FM. Now today also fine they have broken it down into 2 subjects, but for me it is a single subject. तो ultimately हम लोग सारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, फोकस्ड ऑन द सब्जेक्ट, इसीलिए आपको यहाँ पर बेस्ट जो है गाइडेंस मिल रही है। तो आपको बेस्ट गाइडेंस मिल रही है। व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट जो टीचर्स ने पढ़ाया है उसको अभी साथ के साथ आपको रिवाइज करना है, उसका होमवर्क करना है, कंसिस्टेंसी से करना है। आपको कोई बैकलॉग नहीं करने हैं। रिवाइज योर क्लास वर्क, डू योर होमवर्क, बी कंसिस्टेंट, हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, हैव अ वेरी गुड रिवीजन प्लान आफ्टर द क्लासेस आर ओवर। अभी क्लासेस जब तक ओवर नहीं होती कोई डिस्कशन नहीं है। जैसे अभी राइट नाउ मैं आई वाज टेलिंग भाई सीए चर्चा वगैरह भी जो चलता हूं, नहीं तो सर लोग भी आपको गाइड करेंगे, मैं भी गाइड करूंगा प्लानिंग के लिए अगर इफ यू नीड, बट वो होगा सिलेबस खत्म होने के बाद। सिलेबस के साथ साथ व्हाट यू नीड टू डू इज क्लास करो, कोई क्लास मत मिस करो, होमवर्क करो, टेस्ट दो। जब आपके चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं जो टेस्ट होंगे वो टेस्ट दो, एंड बस विश्वास करते हुए। और मिनिमम 3 रिवीजन्स चाहिए। 3 रिवीजन से कम में रैंक के चांसेस बहुत कम है। तो 3 रिवीजन्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स आर मस्ट। प्रैक्टिकल इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, थियरी इज ऑल्सो अबाउट प्रैक्टिस। आप अगर सोचे कि लॉ में आपको ऐसे आ जाएगा, जैसे सर राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं, यू नीड दैट राइटिंग प्रैक्टिस। सर आपको सेक्शंस क्लास के अंदर याद करा देंगे, ठीक है जी, ग्रेट, बट अल्टीमेटली यू नीड टू रिवाइज, रिकॉल देम अगेन एंड अगेन। प्रैक्टिकल का भी इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड देन प्रेजेंटेशन। व्हाई डू आई से 1 से 1.5 घंटा हम लोग होमवर्क देंगे? मैं क्यों कहता हूं कि मैं 50 मार्क तक का होमवर्क दूंगा? 50 मार्क मींस 1.5 घंटा, इतने तक का होमवर्क दूंगा। जब भी कभी मैक्सिमम जाएगा अप टू 50 मार्क्स मींस 1.5 घंटा। एंड व्हाई एम आई सेइंग दैट? अल्टीमेटली आपको वो प्रैक्टिस करना है। और उसको लिखने का तरीका क्या है? पहले मैंने जैसे आपको लिखवाता हूं, आज भी आपने देखा, पहले लिखी जाएगी इक्वेशन, फिर उसमें फिगर्स फीड किए जाएंगे, फिर फाइनल आंसर लिखा जाएगा। तो देयर हैज टू बी अ प्रैक्टिस, योर माइंड नीड्स टू बी ट्रेन्ड, और वो ट्रेन तभी होगा जब आप उसको कंसिस्टेंसी से काम करते रहोगे। और विजेंद्र सर आपको भी कुछ ऐड करना है? नहीं, विजेंद्र सर से पहले सवाल पूछेंगे। नहीं, विजेंद्र सर पहले जवाब देंगे। आप बस बच्चों को ये बताओ विजेंद्र कि
वो कौन सी चीज़ है जो एक रैंक होल्डर स्टूडेंट की प्रिपरेशन को एक नॉर्मल स्टूडेंट की प्रिपरेशन से अलग करती है? आपके हिसाब से वो फैक्टर्स कौन से हैं? यार सबसे पहली चीज़ होती है यू नीड टू स्टॉप लिसनिंग टू एवरीवन। सबसे पहली चीज़, आप जितने लोगों की बातें सुनोगे ना, आप उतने एंड कंक्लूजन्स निकालोगे। और जस्ट बिकॉज समथिंग हैज वर्क फॉर समबडी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए भी काम करेगी। आपको अपना पाथ खुद डिसाइड करना है। मैं इस चीज़ का ना जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सी पुरानी चीज़ों की बातें भी करते हैं। हमारे टाइम पे जब क्लासेस हुआ करती थी, आई स्टडीड फ्रॉम सर इन द ईयर 2009, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये वर्चुअल मोड्स और ये सोशल मीडिया और ये सब कुछ नहीं हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी ओनली अ फेस टू फेस बैच, एंड आई वाज डूइंग रेगुलर कॉलेज एज वेल। तो रेगुलर कॉलेज के साथ आओ, नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पे कॉलेज अटेंड करो। वहीं से हमारा आधे घंटे के दूर पे एक ऑडिटोरियम था, शॉर्ट ऑडिटोरियम, वहाँ पे क्लास हुआ करती। एंड कोई ऐसा विजन नहीं था कि रैंक लेके आनी है या कुछ लेके आनी है। लाइफ में बस होता है कॉलेज आ रहे हैं, कॉलेज के साथ ये चल रही है पैरेलली। सो क्लास में जाते थे, क्लास में सर कुछ सवाल पूछते थे, उन सवालों के जवाब दिया। तो एक दिन सर ने ऐसे बुला के पूछा कि व्हेन आर यू प्लानिंग टू गिव योर अटेम्प्ट। मैंने कहा मैं मई 2010 में एक ग्रुप दे दूंगा और बाद में नवंबर 2010 में दूसरा ग्रुप दे दूंगा। कॉलेज के साथ आराम आराम से चलते हैं, काय का लोड लेना है जिंदगी में, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं क्या कर रहे हो तुम, यू शुड प्लान फॉर बोथ ग्रुप्स। मैंने कहा मैं कर सकता हूँ प्लान, क्योंकि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना। मेरी आर्टिकलशिप तभी स्टार्ट होगी जब मेरा कॉलेज खत्म होगा। मेरे को लग रहा था 4 सब्जेक्ट करते जाओ। उस टाइम पे 4+3 हुआ करते थे। ग्रुप 1 was 4 subjects and group 2 was 3 subjects। ये 4+4 2017 में हुआ था, अब ये 3+3 आपके साथ हो गया। तो मैंने कहा आराम आराम से 4 करते हैं, फिर ये दे देंगे, फिर 3 कर देंगे। उन्होंने बोला नहीं, यू हैव द पोटेंशियल टू स्कोर अ रैंक, यू शुड प्लान फॉर गिविंग बोथ ग्रुप्स। तो नंबर 1, एक तो ना आपके माइंड में विजन होना चाहिए कि आपको ये करना है नहीं करना है। जब तक मेरे माइंड में इस चीज का विजन नहीं था, कभी उस बारे में सोचा नहीं था। जब सर ने बोला, बाकी घर पे बात की, सारी चीजों की प्लानिंग की, तो लगा हाँ ऐसा हो सकता है, वी कैन डू इट। तो उस अकॉर्डिंग प्लानिंग की। आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम जो है ना, वो मतलब नॉट स्पेसिफिकली विथ यू, विथ रिस्पेक्ट टू दिस जनरेशन हु हैज एक्सेस टू अ लॉट ऑफ थिंग्स डिजिटली। आई एम अ फैकल्टी एंड आई डू नॉट फील एनी अशेम्ड इन सेइंग इट कि बहुत सारे लोग YouTube पे बहुत कुछ बोलते हैं, जिनमें से कुछ अच्छा भी होता है, कुछ अच्छा नहीं भी होता है। मैंने बार बार क्लास में भी एक बात बोली है कि आप दवाई उसी डॉक्टर से लेंगे जिस डॉक्टर को आप दिखाने जाएंगे। अगर आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, आप उसी से दवाई लेके आइए। ये नहीं आपने दिखाया तो किसी और डॉक्टर को दवाई ले ली किसी और की, दैट विल नॉट वर्क। यू नंबर 1 नीड टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर टीचर्स, कि जो आप टीचर्स से पढ़ रहे हो उनके अंदर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उनकी बात को आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, मानना चाहिए। जब आपको उनकी बात क्लिक करती है, आप उनसे कनेक्ट करते हो, उसके बियॉन्ड जाके आपको नहीं करना है कुछ। इफ यू विल रेफर टू मल्टीपल पीपल, यू विल एंड अप कंफ्यूजिंग योरसेल्फ। आपका एक सिंगल पाथ नहीं बन पाएगा। नंबर 2, यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि मैं हाँ कर लूंगा। अभी मैंने क्लास के अंदर भी ऐसे देखा है, कई बार क्या होता है, अभी क्लास के अंदर नए नए टॉपिक्स आते हैं, नए नए क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा मेरा तरीका यही रहता है कि पहले एक बार आपको करने के लिए दूं, आप लोग अपना दिमाग लगाओ, मैं आंसर देखूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार कई बार ये फैक्टर हो जाता है, यार इस वाले ने तो कर लिया, मेरे से तो हुआ नहीं। फिर मेरे पास एक कंसर्न आता है, सर उसने तो कर लिया और मेरे से तो हुआ नहीं, मेरे को तो दिक्कत हो रही है, आप बताओ मैं क्या करूं क्या ना करूं। नंबर 1, आपका कंपटीशन है सिर्फ यहाँ के बैठे हुए लोगों से नहीं है, आपका कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया है, लोगों के लोगों से। और आपको पता भी नहीं कि आपके कंपटीशन में कौन है या नहीं। विद रिस्पेक्ट टू कंपटीशन, आई ऑलवेज से कि मेरा कंपटीशन मेरे अपने आप से। अगर मैं खुद अपने आप पे इतनी वर्किंग करूंगा कि मैं एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब मैं सबसे आगे चला जाऊंगा, बाकी सब मेरे पीछे हैं। इफ यू विल कीप आइडेंटिफाइंग मेरा कंपटीशन इससे, मेरा कंपटीशन इससे, आज आपने इसको तो पीछे छोड़ दिया, कल को कोई और आगे निकल गया तो आपका कंपटीशन इस तरह से होना चाहिए कि आपका कंपटीशन खुद अपने आप से रेगुलर बेसिस पे अपने आप पे मेहनत कीजिए। रैंक लाने के लिए ना एक चीज होती है प्रिपरेशन बेस्ड और एक होती है थोड़ी सी मेंटेलिटी मतलब लोड नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, ईज आउट रहना है। कोई भी प्रॉब्लम आए, जिसकी भी टीचर की काउंसलिंग या घर में भी कोई है जिसकी बात भी आपको क्लिक करती है, आप उनके साथ डिस्कस कीजिए। मैंने कहा सिर्फ मेरे साथ ही कीजिए, जिस भी टीचर के साथ आपका लिंक बैठ रहा है आप उसके साथ कीजिए। कोई भी आपका सिबलिंग है, कोई भी आपका फ्रेंड है जो आपको गाइड कर सकता है, आप उनके साथ अपनी चीजों को डिस्कस कीजिए। नंबर 2, अगर आपको रैंक लेके आनी है ना, योर ऑल 6 सब्जेक्ट्स हैव टू बी योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। रैंक एक सब्जेक्ट के बेस पे नहीं आती है, रैंक सारे 6 के 6 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आती है। अगर आपको ये है कि मेरे को ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है लेकिन मेरे को दूसरा अच्छा नहीं लगता, आपको ज्यादा मेहनत उस दूसरे वाले में करनी है, क्योंकि वो शायद ऐसा है जो आपका सब्जेक्ट, जो आपके नंबर्स या तो बना देगा या बिगाड़ देगा। रैंक के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। टू बी रियली ऑनेस्ट, अकाउंटिंग में लोगों के मार्क्स आते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में लोगों के मार्क्स आते हैं, इसके बाद एफए में भी मार्क्स आते हैं। रैंकर्स और नॉन रैंकर्स के बीच में जो सब्जेक्ट्स डिफरेंशिएट करते हैं ना, दोज आर टैक्सेशन, दोज आर ऑडिट एंड दोज आर लॉ, एंड ऑल 3 आर लॉ बेस्ड और थ्योरेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स। और यहाँ पे फर्क आता है आप अपनी बात किस तरह से लिख के जाते हैं। आपने देखा होगा टाइम एंड अगेन मैं क्लास में बार बार बोलता हूँ, हमें अपनी चीज को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, हमें उसे कैसे लिखना है।
हम लोगों का ना सीए स्टूडेंट्स का दिमाग इस तरह से होता है कि आप सब मेहनत करते हैं और आपका प्रैक्टिकल पे इतना गजब हाथ बैठा हुआ है, आपने स्टेटमेंट्स बनाने सीखे, आपने निकाल लिया, जैसे चीजों को अपने आंसर में लिखना, इंकॉर्पोरेट करना होता है, वहां पे आपके पास प्रॉब्लम आती है। सो मेक श्योर आपके 6 के 6 सब्जेक्ट्स को आप इक्वली ट्रीट कर रहे हो। जिस सब्जेक्ट में भी कॉन्फिडेंस लेवल कम है उसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी है, बिकॉज किसी और ने आपसे ज्यादा मेहनत कर ली, उसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे वहां पे। रैंकर्स के बीच में जब आप कभी भी स्कोर्स के कंपैरिजन करेंगे ना, जो वेरिएशन होता है अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उनके मार्क्स में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, किसी के 2 नंबर कम, किसी के 3 नंबर ज्यादा मेजर वेरिएशन होता है लॉ में, टैक्स में, ऑडिट में। तो वहां पे आपको ये इंश्योर करना होता है कि जो आपने कंटेंट पढ़ा है सामने वाले को किस तरह से चाहिए वो आप इनकॉर्पोरेट कर सके। एंड किसी भी तरह का ना बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। ट्रस्ट मी, रैंक एक अपने आप कॉन्सिक्वेंस है ऑफ योर रिजल्ट्स। आपको नहीं पता आपकी क्या रैंक आने वाली है, क्या रैंक नहीं आने वाली है, लेकिन आपकी एक बहुत अच्छी रैंक आने वाली है अगर आप अपने सब्जेक्ट को तरीके से क्लोज करेंगे। तो मेक श्योर आपके एफर्ट्स इतने हो कि जो आपको रैंक दिलवाए। यस, आई वांट टू गेट अ रैंक, बट फर्स्ट आई हैव टू बिकम कॉम्पिटेंट टू गेट अ रैंक। मेरे अपने आप को इस लायक बनाना है कि मैं रैंक लेके आ सकूं। और आप अपने आप को लायक तभी बनाओगे जब आप रेगुलर बेसिस पे तरीके से मेहनत करोगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि अगले 8-9 महीने जिंदगी को भूल जाना है, घर पे लोगों को टाइम नहीं देना है, मौज मस्ती नहीं मारनी है। थोड़ा थोड़ा सब चीजें बीच बीच में बैलेंस आउट करके चलेंगे, लेकिन ये 8-9 महीने की जो मेहनत है ना, अगर आपका एक बहुत अमेजिंग रिजल्ट आता है, चाहे उसमें रैंक नहीं आती है, टॉप रैंक आती है, दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अभी आप लोग इतने लोगों के अंदर बैठे हो, पहले आप बहुत छोटे माहौल में थे जब आप स्कूल में थे, स्कूल की कोचिंग थी, वहां पे 50 का ग्रुप था, यहाँ पे शायद 400 बच्चों का बैच है। अभी आप निकलोगे, आपका कंपटीशन 5000 लोगों से होगा, फिर वहां पे आपके बीच में डिसाइड किया जाएगा, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एक चीज मैंने आपको बोली थी, आप 15 दिन पहले क्लास स्टार्ट किए थे, आपके किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, 15 दिन पहले जो आपकी उस सब्जेक्ट पे पकड़ थी और आज उस सब्जेक्ट पे पकड़ है, उसमें फर्क होगा। पहले एक एक लाइन बतानी पड़ती है, आज की डेट में मैं पूरा पैरा आप पे छोड़ सकता हूँ, आप उसका मीनिंग निकाल सकते हो। तो आप ये सोचिए, पूरा प्रोसेस है जो आपको बहुत कॉम्पिटेंट बनाएगा। बस इसमें ऑनेस्ट रहना अपनी तरफ से। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको अपनी तरफ से प्रॉपर एफर्ट्स डालने होंगे। एंड ट्रस्ट मी, तरीके से डाले हुए लेक्चर्स के ना, तरीके से जो एफर्ट्स डाले गए हैं उनका रिजल्ट कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, अपने आप पॉजिटिव आता है। इट विल बी योर एफर्ट्स जो आपको रिजल्ट दिलाएंगे। ये मेरा पर्सपेक्टिव था, बट इट इज नॉट ओनली मी हु हैव स्कोर्ड द रैंक। आई हैव डन सी, आई हैव नॉट डन CS का फाउंडेशन दिया था, उसमें भी रैंक आ गई थी, फिर आगे कंटिन्यू नहीं किया था, ठीक है। लेकिन सर ने CA भी किया हुआ है, CS भी किया हुआ है। आई थिंक ही विल डेफिनेटली हैव सम पॉइंट्स टू ऐड ऑन। दीज आर माय पॉइंट्स। वैसे तो रैंक 1 जो पॉइंट्स ऐड कर दे उसके बाद कुछ ज्यादा बचता नहीं है। मैं अपने लिए जो छोटे छोटे पॉइंट्स बता सकता हूँ बेटा, जो रैंक के लिए या CA प्रिपरेशन में मेरे को हेल्प करते थे। सबसे पहले तो जैसे सर ने कहा, वो बिलीफ या वो विजन। तो मेरे लिए वो विजन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग क्लियर था कि मेरे को CA में लानी है तो रैंक 1 ही लानी है। दैट इज, मैंने किसी भी स्टेज पर जब पढ़ाई करी थी यही सोचते हुए करी थी कि मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ रैंक 1 है। रैंक 1 से नीचे मैं सोचता ही नहीं था। वो बात अलग है, कभी आई नहीं, वो तो किस्मत में नहीं थी, पर हाँ टारगेट वो सेट जरूर किया था कि रैंक 1 मेरा टारगेट है, और इसके हिसाब से ही हमेशा ऑनेस्टली एफर्ट्स डाले थे। तो वो विजन अपने लिए सेट जरूर करना कि मेरा टारगेट ये है और इसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। दूसरी चीज जो मेरे को लगता है थोड़ी सी टफ रही थी, वो थी कंसिस्टेंसी। बिकॉज CA की जर्नी एक थोड़ी सी लंबी जर्नी रहती है। देयर आर मेनी डाउन मोमेंट्स, बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पर आप डिमोटिवेटेड फील करोगे। फॉर एग्जांपल, मेरा भी रेगुलर कॉलेज था, मेरे रेगुलर कॉलेज के दोस्त जनरली आउटिंग्स के लिए जाते थे, कॉलेज से घूमने जाते थे, पर मेरे को वहां पर वो स्मॉल सेक्रीफाइसेस करने पड़ते थे। बहुत बड़े सेक्रीफाइस तो नहीं थे, पर हाँ वो भी एक सेक्रीफाइस लगता था यार वो घूमने जा रहे हैं, मैं भी नहीं जा रहा, वो अपने बर्थडे पर भी घूम रहे हैं, मैं नहीं घूम रहा हूँ। बट वहां पर मैं देखता था कि मैं कहाँ से मोटिवेशन ग्रास्प करूँ। मैं मोटिवेशन ग्रास्प करता था लेट से अपनी मदर से, कि भाई मेरी मॉम है, अगर मैं सुबह घर से 6 बजे निकल रहा हूँ तो शी यूज्ड टू वेक अप एट 5। अगर मैं 10 बजे घर में घुस रहा हूँ, वो 11 बजे तक जगी रहती थी और मेक श्योर करती थी कि मेरी पढ़ाई सही से चल रही हो। मेरे को कभी कभी संडे का या बैचेस में बीच में एक दिन का ऑफ मिल जाता था, उनके पास वो ऑफ भी नहीं था। तो मैं कैसे अपनी मेहनत कम कर दूं कि वो लेट डाउन हो जाए। और उनकी मेरे से यही एक्सपेक्टेशन है कि हाँ, कि मेरा बेटा रैंक 1 लाएगा या CA अच्छे से बनेगा। तो अगर मैं अपनी पढ़ाई कहीं भी कम छोड़ देता हूँ तो फिर उनको कितना बुरा लगेगा और मैं अपनी मदर को कैसे बुरा वो फील करा सकता हूँ। तो वो चीजें खुद को बोलते हुए चलना पड़ेगा। पूरी जर्नी में आपको जहां से भी मोटिवेशन मिलती है, बड़ा खुद को मोटिवेट करते हुए चलिएगा। आपको बार बार खुद को पुश करना पड़ेगा, नहीं भाई यहाँ पर डाउन मोमेंट है, मेरे यहाँ पर गिव अप नहीं कर सकता। ये 2-3 दिन अगर मैंने स्पॉइल कर दी है, पूरी जर्नी पर कितना बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो वो विजन, वो कंसिस्टेंसी एंड दैट हार्ड वर्क, उसके साथ लगे रहना। एंड बेटा, भगवान किसी की भी मेहनत का फल अपने पास नहीं रखता। अगर आप मेहनत अच्छे से करोगे डेफिनेटली वो फल आपको मिलेगा। एंड यही कारण है कि ये सेशन हमने अभी लगाया, इतनी इनिशियली लगाया, बिकॉज आपका CA का प्रिपरेशन जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। इट हैज जस्ट बीन 2-3 वीक्स। अभी भी अगर आपको लगता है आप ऑफ ट्रैक जा रहे हो, पढ़ाई ऑन ट्रैक नहीं है, तो बेटा ये वो समय है जहां पर आप अपनी पढ़ाई को ऑन ट्रैक ला सकते हो। यहाँ से अगर आप अभी भी ऑन ट्रैक नहीं लाए, ट्रस्ट मी 2-3 महीने के बाद उस गाड़ी को दोबारा से पटरी पर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी से ही वो कंसिस्टेंसी आप
एक्वायर कर लीजिए। मैं चाहूंगा एक बार रोहित सर कुछ सम अप करें, लास्टिंग वर्ड्स फ्रॉम यू। मेरे हिसाब से सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी। वो आप सबने, आशीष सर ने भी यही बोला, विजेंद्र सर ने भी यही बोला कि कंसिस्टेंसी इज द की। एक चीज याद रखना, कंसिस्टेंट हो तो सब कुछ हो जाएगा, और अगर कंसिस्टेंट नहीं हो तो कुछ नहीं होगा। आपने एक दिन छोड़ दिया बीच में तो वो एक दिन का काम अगले दिन पे टल जाएगा। तो एक चीज याद रखनी है आपने, दैट इज कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट कैसे होना है वो आपको पता है बहुत अच्छे से। कोई भी आपको बता दे कि कंसिस्टेंट कैसे होना है, लेकिन आपको पता है कि आप कंसिस्टेंट कैसे हो सकते हैं, राइट? तो आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, वो ये कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, आपको अपने लेक्चर्स पे ध्यान देना है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंसिस्टेंट रहना है। दैट्स इट। अगर आप ये 4 चीजें टाइमली करते रहोगे ना, तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं आप लोगों को, रिजल्ट जो आप चाहते हो ना उससे बेटर होगा। अगर आप ऑल इंडिया रैंक 1 चाहते हो तो ऑब्वियसली उससे बेटर तो नहीं होगा, राइट? लेकिन अगर आप ऑल इंडिया रैंक 4 या 5 चाहते हो तो उससे बेटर रिजल्ट आएगा अगर आप ये 4 चीजें टाइमली करते रहोगे। मैं तो इस चीज में भी ऐड करूंगा, अगर आप रैंक 1 सोच रहे हो बेटा, रिजल्ट उसमें भी बेटर हो सकता है। कैसे बेटर हो सकता है? मतलब रैंक 1 में इतने नंबर लाने के रैंक तो आपके आसपास भी नहीं पड़ेगा। गैप रैंक 1 और रैंक 2 में इतना गैप हो, 1 Correct. मार्क का नहीं है। यही विजेंद्र सर ने जब प्रिपेयर कर रहे थे तो वी वर डिस्कसिंग व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी। तो ही आस्क्ड मी अभी तक के रैंक 1 के सर मार्क्स बताओ। मुझे याद है आज भी 2009-10 की बात है, सर उसके मार्क्स बताओ। इनमें ना 1-2 मार्क का ही फर्क होता है सर, मेरे को मिनिमम 20 मार्क का कम से कम रैंक 1 और रैंक 2 में डिफरेंस चाहिए, कम से कम इतना चाहिए, उसकी भी स्ट्रेटजी बनाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा हर्ष सर ने किया है, सही बात बोली है, क्योंकि एक नंबर पे रैंक होती है। 50th रैंक से 49th रैंक 1 मार्क ज्यादा पे आई है, 48th 1 मार्क ज्यादा पे आई है। रैंक इस तरीके से रही है, और बिल्कुल सही बोलिए। और कंसिस्टेंसी के लिए मैं अपनी तरफ से एक बस आखिर में ऐड करूंगा, रोज खाना खाते हो, रोज पानी पीते हो, मैं रोज नहाते हो नहीं बोलूंगा, रोज सांस लेते हो, तो रोज रिवीजन करनी है, रोज होमवर्क करना है। दैट्स इट। रिवीजन ऑफ क्लास वर्क एंड डूइंग योर होमवर्क, कंसिस्टेंसी, जस्ट लाइक यू आर ब्रीदिंग एवरी डे, यू आर ड्रिंकिंग वाटर एवरी डे, यू आर ईटिंग फूड एवरी डे। दैट इज इट।